आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवंशिकी की प्रकृति। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स क्या है। जीन्स के द्वारा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब पहुंचाया जाता है तो उस स्टडी को हम आनुवंशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंदर जीवों के लक्षणों की वंशागति व उसकी जो वेरिएशंस होती है, विभिन्नताएं होती है, उसकी स्टडी की जाती है, उसे ही आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स जो है शब्द जो है सबसे पहले यूज़ किया गया था बैटसन के द्वारा 1906 के अंदर। और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर जीन का अर्थ होता है टू ग्रो इनटू, यानी वृद्धि करना। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी के नियमों और हेरिडिटी को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनका अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी के नियमों का अध्ययन करना और हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। अगर हम देखें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी के नियम किसने दिए थे, वो दिए थे ग्रिगोर जॉन मेंडल ने दिए थे। और इसके जो नियम दिए गए थे वो एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगों पर आधारित थे। और इन्हें मेंडल को ही यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। मेंडल जो है, इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया के हेंजनहॉफ यानी सिल्सिया प्रांत के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बर्थ हुआ था वो 22 जुलाई 1822 के अंदर ब्रून नगर में 1822 में सिल्सिया में हुआ था। और ये सबसे पहले ब्रून नगर के अंदर एक चर्च के अंदर पादरी बने और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और ये कॉलेज में इन्होंने स्टैटिक्स और मैथ्स, सांख्यिकी और गणित दोनों ही विषयों पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन किया। उसके बाद ये पादरी बन गए और अपने ही पार्क में लगभग जो प्लांट था पाइसम सेटाइवम, मटर पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। और अपने जो रिज़ल्ट थे प्रयोगों के आधार पर जो उन्होंने रिज़ल्ट निकाले, रिज़ल्ट ऑफ और कंक्लूज़न जो निष्कर्ष निकाले थे, उन कंक्लूज़न को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने 1865 में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे और उसकी जो स्टडी थी और उसके जो कंक्लूज़न थे, लगभग कई वर्षों तक किसी भी साइंटिस्ट के संपर्क में न आने पर और किसी बड़े रिसर्च के अंदर पब्लिकेशन नहीं होने के कारण मेंडल के कार्यों की जो है वो अवहेलना हो गई। लेकिन बाद में लगभग 35 साल के बाद मेंडल के कार्यों की पुनः खोज हुई और ये डिस्कवरी की गई थी ह्यूगो डी ब्रिज जो कि हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी के थे, और ऑस्ट्रिया के जो एरिक वॉन शर्मिक थे। इन तीनों ने मेंडल की खोज को पुनः से डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसे पुनः पब्लिक किया और मेंडल के लॉ के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया। मेंडल के ने मटर के लगभग 7 पेयर्स या कैरेक्टर्स को अपने सिलेक्शन या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर शामिल किया था। यहाँ देखते हैं कि मेंडल के जो कार्य थे उनकी उपेक्षा के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हम देखें तो जो है सबसे पहले उस ज़माने के अंदर, उस वक्त जब मेंडल काम कर रहा था, उसके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न आया था, उस वक्त ही डार्विन के सभी जो साइंटिस्ट थे उनका ध्यान केवल डार्विन के डेवलपमेंट थ्योरीज़ की और था। दूसरा था कि जो मेंडल की शोध थी वो उसका जो पब्लिकेशन हुआ वो हाई लेवल पर नहीं हो पाया था। थर्ड इसका कॉजेज़ रहा कि जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ज़्यादातर स्टैटिक्स और मैथमेटिकल बेस थे और उस वक्त लोगों में इतनी इस सब्जेक्ट के प्रति गहन उनका अध्ययन नहीं था। इसके कारण मेंडल के जो कार्य थे
वो स्टैटिक और मैथ्स बेस होने के कारण लगभग प्रकाश में ना आ सके। अब हम देखें कि जो मेंडल के जो कार्य थे उसकी जो सफलता थी उसका पीछे क्या क्या कारण थे। उसका कारण थे कि जो मेंडल था वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी था। उसके अंदर विश्लेषण क्षमता अद्भुत थी। इसके अलावा वो स्टैटिक्स का बहुत अच्छा जानकार था। इसके अलावा जो अपना वो काम करता था वो साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक अभिरुचि के अकॉर्डिंग करता था। इसके अलावा जो मेंडल की जो स्टडी प्रोसेस था वो था कि मेंडल की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल योजनाबद्ध और स्टेप बाय स्टेप थी। और इसके लिए उसने जो है वो मटर का चयन किया, जो कि मटर एक वर्षीय पादप था और हर्बेशियस था, जिसको बहुत कम समय के अंदर वर्क करना पड़ता है और जल्दी ही इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए उसने मटर के प्लांट को चयन किया। एक समय में एक लक्षण की वंशागति यानी हेरिडेंस का अध्ययन हो सकता है इसमें आराम से, इसलिए उसने इस स्टडी प्रोसेस को चुना। और इसके अलावा इसमें आनुवंशिक रूप से ये प्योर प्लांट्स थे, जेनेटिकली प्योर थे, इसलिए उसने इस प्लांट्स को चुना। इसके अलावा इसके अंदर रॉ में इसको ग्रो कर सकना और क्रॉस पॉलिनेशन से इसको सेफ रखना भी इसके लिए पॉसिबल था, इसीलिए उसने इस प्लांट का सिलेक्शन किया। इसके अलावा इसमें प्योर और अपोजिट कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स का इसके अंदर इसके यूज़ किया मटर के अंदर। और इसके अलावा इसके जो इसकी स्टडी में था उसने सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड को रेगुलर मेंटेनेंस किया था। और इसने लगभग F1 और F2 जनरेशन तक का इसने ऑब्जर्वेशन किया था, प्लांट्स का जनरेशन किया था। मटर के पौधे का चयन करने का कारण भी कुछ ऐसा ही था कि ये एनुअल प्लांट था और इसके अलावा ये लार्ज और इसके अंदर जो फ्लावर थे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे और ये होमोजीनियस होता है। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशंस की प्रोसेस प्रेजेंट्स होती है। यहाँ पर उसने सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में इसमें वी पुंसन जैसे इमल्शन किसे कहा जाता है, इमस्क्यूलेशन जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को स्व परागण की क्रिया को रोकने के लिए जो फीमेल प्लांट्स में जो फ्लावर प्लांट्स के अंदर जो बर्ड होती है, बर्ड स्टेज के अंदर उसके स्टिग्मा के मैचुरेशन होने पर से पहले ही जो एंथर होता है प्लांट का उसको सेपरेट कर दिया जाता है और फिर उसके फ्लावर की मैच्योर स्टिग्मा के ऊपर अलग प्लांट के एंथर्स को लाकर फर्टिलाइजेशन का कराया जाता है और इस प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कराया जाता है। इस प्रकार उसमें इस कारण उसने मटर का सिलेक्शन किया। अब हम इसकी टेक्निकल वर्ड्स को देखें तो इसने हाइब्रिड टेक्निक यानी संकरण तकनीकी के द्वारा पॉलिनेशन किया। इसमें क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए जो है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन का स्प्रे या छिड़काव करके हाइब्रिड टेक्निक संकरण तकनीकी जिसे संकरण तकनीकी कहा जाता है, जिसमें स्वपरागण को रोककर पर परागण करवाया जाता है। इसके अलावा इसमें F1 सेल्फ फर्टिलाइजेशन और F2 पीढ़ी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा डेवलप की जाती है। इसके अंदर मेंडलर फैक्टर्स यानी मेंडलर फैक्टर को यहाँ पर इसके अंदर जीन है, जो उस वक्त मेंडल ने जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था और उसके अंदर मेंडलियन फैक्टर शब्द का यूज़ किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो शब्दों का और किया जा सकता है एलील या एलिलोमार्फर्स। एलील या एलिलोमार्फर्स उसे कहा जाता है जब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन्स के दो एलील्स या विकल्पी जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो, तो वहाँ पर एलील या एलिलोमार्फिक शब्द का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे होमोलोगस एलील्स, होमोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी और हेट्रोजाइगस कैपिटल टी और स्मॉल टी होने पर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह के गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होने पर ये इसको हेट्रोजाइगस कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर जीनोटाइप यानी कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जीनी स्ट्रक्चर यानी जीनोटाइप जो स्ट्रक्चर होती है वो इक्वल होने पर उसको जीनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप है जो जिसके अंदर जो लक्षण है वो आकारिक रूप से तो समान होता है लेकिन
जेनेटिकली उसके अंदर चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसके अंदर प्लांट कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन उसका जेनेटिकली चेंज है। फिनोटाइप जिसके अंदर टी टी है जीनोटाइप, लेकिन वो लॉन्ग भी है और उसका जेनेटिकल वेरिएशन भी सेम है। तो यहाँ पर जीनोटाइप में ये जो कहा गया है कि आकारिकी यानी कि बाहर से लक्षण लंबाई के दिखाई दे रहे हैं, और जेनेटिकली संरचना दोस्तों कैसी रहती है, इक्वल, यानी कि टीटी यानी लंबा है। और फिनोटाइप यानी कि आकारी रूप में लंबा है परंतु जेनेटिकली स्ट्रक्चर उसके अंदर चेंजेस पाई जाएगी, यानी कि उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे। लेकिन कैपिटल टी हो गया कैसा, डोमिनेंट होने के कारण वो रिसेसिव के कैरेक्टर्स को प्रकट नहीं होने देता। इसी तरह यहाँ पर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस देखें तो बैक क्रॉस के अंदर जो प्रतीप संक्रमण से एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे टीटी जो है एक डोमिनेंट प्लांट है, वो लॉन्ग है। इसी तरह जो स्मॉल टीटी है वो रिसेसिव यानी प्रभावित स्मॉल प्लांट है। इसका जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो F1 पीढ़ी के अंदर हाइब्रिड जो प्राप्त होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है F1 जनरेशन के अंदर। अब इस F1 जनरेशन का के जो गैमेट्स होते हैं हमें प्राप्त होते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। इसका जो रेशो हमें प्राप्त होता है वो 1:1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट क्रॉस है उसके अंदर जो F1 पीढ़ी के जो प्लांट्स होंगे वो प्राप्त होंगे, वो कैसे होंगे, सारे ही लॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर उसके गैमेट्स का फ्यूजन अगर देखें तो हम यहाँ पर इस तरह से देखें तो इसका गैमेट्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, इसका फ्यूजन सब क्रॉस करवाया जाता है तो सारे के सारे कैसे होते हैं, लंबे, क्योंकि सबके अंदर टी प्रेजेंट है। अगर इसी का अगर हम टेस्ट क्रॉस कराएं जाए वो तो बैक क्रॉस देखिए। टेस्ट क्रॉस देखें तो कैपिटल टी लॉन्ग है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी शॉर्ट और रिसेसिव है। F1 पीढ़ी के अंदर देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब इस F1 पीढ़ी का जो हाइब्रिड हमें प्राप्त हुआ है उसका हम नॉन डोमिनेंट के साथ संकरण कराने पर हमें यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी के गैमेट्स हमें प्राप्त होते हैं। अब हम इनका अगर क्रॉस कराएं तो हमें रेशो जो है वो 50-50% यानी 1:1 का रेशो हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम किसी भी अगर स्पीसीज़ को देखें तो उसके अंदर अगर हम सिस क्रॉस कराते हैं तो उसका जो रेशो होता है सिस ट्रांसमिशंस के अंदर तो उसका रेशो 1:1 हमें प्राप्त होता है। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस तक की इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे।